हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की, यानी ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स चैप्टर का नाम है। हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे इसमें कि कैसे मिडवल्स हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिडवल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसमें कैसे चेंजिंग हुई, कैसे क्या बदला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री क्या है। अगर हिस्ट्री के बारे में हम अच्छे से डिफाइन करें तो पहले नंबर कि इवेंट ऑफ पास्ट, क्या बोलेंगे हम लोग? इवेंट ऑफ पास्ट। इवेंट ऑफ पास्ट यानी ऐसी घटना, ऐसी चीज़ें, ऐसे अकाउंट्स जो पहले पास्ट में घटनाएं घट चुकी हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्ट्री। ठीक है, हम लोग ने हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन बाय द वे एक अंग्रेज लेखक था जिसका नाम था जेम्स मिल्स। क्या नाम था? जेम्स मिल्स। इसने क्या किया कि हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में। ठीक है, एक को बोला कि एक हिंदूज़ है, दूसरा बोला मुस्लिम्स है, और तीसरे को बोला कि ये ब्रिटिश है। इसका मतलब क्या, उसने डिफ़ाइन किया कि जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको हम हिंदूज़ हिस्ट्री बोलेंगे, और जो मिडवल हिस्ट्री है उसको हम लोग मुस्लिम हिस्ट्री बोलेंगे, और जो मॉडर्न हिस्ट्री उसको हम लोग ब्रिटिश हिस्ट्री बोलेंगे। लेकिन ये इसके रीज़न, जो रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, उसको साफ तौर पर दिखा रहा था कि उसने रिलीजन के आधार पर हिस्ट्री को क्या कर दिया है? डिवाइड किया है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे किंगडम हुए हैं, जैसे हम लोग 17th सेंचुरी में अगर पढ़ेंगे तो इसको अगर उसने मुस्लिम कैटेगरी में डिवाइड किया तो इसका मतलब कि उसने राजपूत और मराठा और सिख, वो सारी चीज़ों को जो अलग रिलीजन के थे उनको छोड़ दिया। इसका मतलब उसने सही से डिफाइन नहीं किया, उसने इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स को देखा नहीं, और इसी के आधार पर उसने रिलीजन के आधार पर इसको डिवाइड किया। लेकिन हिस्ट्री हमें ये नहीं बताता है कि ये सारी चीज़ें तीनों एक ही टाइमलाइन में हुई। ये टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट है। टाइमलाइन का मतलब होता है कि वैसे समय जिनको हम पास्ट में देख चुके हैं और उनको याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने कह दिया कि ब्रिटिशों ने 200 वर्षों तक, यानी 200 ईयर्स तक क्या किया, यहाँ पर राज किया। इसका मतलब इसके टाइमलाइन के बारे में हमें जानकारी चाहिए। ठीक है, और इस हिस्ट्री में जो टाइमलाइन इम्पोर्टेंट जितना उतना ही है जब हम किसी टाइमलाइन को सोशल और इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग जोड़ कर देखेंगे। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक है, पहला दिया है ट्रेसिंग। पहले बुक पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, दिया हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट पासिंग ऑफ आवर। वो सिर्फ टाइम पासिंग नहीं देखते थे, अभी मैंने समझाया कि वो सब पासिंग टाइम नहीं देखते थे, वो उसको जोड़ते थे कि कैसे समय समय पर सोशल और इकोनॉमिक्स और इस सारी चीज़ों का बदलाव, यानी पॉलिटिकल चीज़ों का बदलाव, कल्चरल में बदलाव कैसे हुआ है। ठीक है, द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड सम वॉट इजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट। अगर हम पास्ट को, जो हिस्ट्री है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दें अच्छे से, तो इसका मतलब हम हर टाइम लाइन को, उसके सोशल एक्टिविटीज़ को, उसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, उसके सारी चीज़ों को एक अच्छी तरह से जानने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जेम्स मिल ने क्या किया, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन था, उसने क्या किया कि उसको हिंदी जो हिस्ट्री थी उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, इंडिया की हिस्ट्री को। एक मुस्लिम, पहला था हिंदूज, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। ठीक है, तो इसमें डिवाइड किया जो इसके रिलीजन बेस्ड इनके डिस्क्रिमिनेशन को व्यक्त करता है, यानी दर्शाता है, शो करता है वो। The histories you read that's the last included a wide range of early society hunter gatherer। हमने पीछे क्या पढ़ा था? हंटर गैदर्स के बारे में, उनकी कैसे अर्ली फार्मिंग थे, उनके कैसे पीपल कैसे रहते थे गाँवों में और शहरों में, इसके बारे में भी उन सारी चीज़ों में हमने 6th क्लास में डिस्कस किया। द हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज अ मिडवल। इस ईयर में जो 7th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हिस्ट्री के मिडवल पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे मिडवल पीरियड में ये सारे 17th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में, कितने 17th से कितने सेंचुरी से लेकर, तो 17th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी में कैसे चेंजिंग हुए, इसके बारे में इस पूरे मिडवल हिस्ट्री में क्लास 7 में हम लोग डिस्कस
करेंगे। यानी बाय द वे 700 से लेकर 1750 तक। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे 17th सेंचुरी से लेकर कुछ समय तक कैसे रीजनल एक्टिविटीज़ चेंज हुए, कैसे सोशल एक्टिविटीज़ चेंज हुए और कैसे इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चेंज हुए। लेकिन इसके जस्ट बाद हम देखेंगे, जस्ट बाद का मतलब जैसे पढ़ते हैं, दिया है कि the historian you read last year including a wide range of earlier society hunter gatherer अर्ली फार्मिंग, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। द हिस्टोरियन यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर द मिडवल, इसको मिडवल पार्ट में डिवाइड किया 17th से लेकर 18th सेंचुरी तक अबाउट द स्पीड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। ठीक है, इसमें भी ये भी दिखाया गया कि कैसे किसानों की सामाजिक स्थिति फैली बदली, द राइज ऑफ रीजनल, कैसे रीजनल एक्टिविटीज़ चेंज हुई, यानी कैसे पूरे क्षेत्र को बढ़ावा मिला, कैसे एरिया बढ़ते चले गए, इम्पीरियल स्टेट कैसे फॉर्म हुए, यानी अलग अलग स्टेट कैसे बने, इसके बारे में भी दिया है। विच सम टाइम हैपेड द कोस्ट ऑफ पास्ट्रोल एंड फॉरेस्ट पीपल, कैसे लोगों को जो अलग अलग वर्क करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ कहती थी, जो किसान थे उनकी कैसी एक्टिविटीज़ थी, इसके बारे में दिया है। डेवलपमेंट ऑफ हिंदूज़ एंड इस्लाम, जो दो धर्म थे जो मेजर रूप से 17 से लेकर 18 सेंचुरी में डेवलप हुए, वो दो धर्म कौन से थे, हिंदुइज्म और इस्लाम, इनका कैसे यूरोपीय कैसे चेंजिंग हुआ। उसके बाद से ये भी देखेंगे कैसे लास्ट ईयर में यानी यूरोपियन ट्रेडर्स कैसे यहाँ पर आए, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिस थाउजेंड ऑफ ईयर इंडियन हिस्ट्री विटनेस कॉन्सिडरेबल चेंज, ये थाउजेंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो इन 17th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में है, ये टेल्स करता है क्या, कि बताता है कि कैसे इन 1000 ईयर में कैसे चेंजिंग हुए हैं आफ्टर ऑल। ठीक है, द 16th एंड 18th सेंचुरी वेर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th ऑफ द 11th। कहा जाता है जैसे मान लो हमने पढ़ा कि 17th यानी 17th से लेकर 18th, इसके बीच में कई सारे तो आए, लेकिन इन सारे कई सेंचुरी में कैसे कैसे चेंजिंग हुई, यानी 11th सेंचुरी की बात करें या 12th सेंचुरी तो डिफरेंट होंगे किससे, 18th सेंचुरी से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रीजनल एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज धीरे धीरे क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे यानी बदल रहे थे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर ट्रांसफॉर्ड and often economic in several regions reaches a level of prosperity that attaches the interest of European trading company। लास्ट ईयर में हम देखेंगे कि इस सेंचुरी में लोग रीजनल को बढ़ा रहे थे यानी अपने किंगडम को बढ़ा रहे थे। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अलग अलग साम्राज्य में अपने अपने जो जो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग किंगडम के राजा थे वो अपने रीजनल को बढ़ा रहे थे यानी अपने एरिया को बढ़ा रहे थे। लेकिन 18th सेंचुरी में ठीक इसका जैसे ब्रिटिशों को पता चला कि सब कॉन्टिनेंट में ऐसे सारे कंडीशन है तो उन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, यानी यहाँ पर यानी सब कॉन्टिनेंट में आना स्टार्ट किया। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे दिया है न्यू चेंज कैसे हुए, यानी कैसे कैसे नए चेंज बदलाव हुए इसके बारे में दिए। दिस ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे ऐसे अभी मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे यूरोपियन से जिनको लगा शायद ट्रेडिंग के लिए या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया, ट्रेवलिंग किया ये सब कॉन्टिनेंट में। शायद उनको पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ नया चीज़ होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि सब कॉन्टिनेंट में वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून, अपने भाग्य को आजमाने के लिए यहाँ पर धन व्यवस्था को उन्होंने जो देखा कि शायद यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है उस वेल्थ को अचीव करने के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर इन्वेट किया या कहते हैं कि ट्रेवलिंग किया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वास्को डिगामा का नाम सुना, वास्को डिगामा क्या क्या ट्रेवलिंग किया। जब उसको पता चला कि भारत जैसे रीजन में बहुत सारे ऐसे सारी चीज़ें मौजूद है जिनके द्वारा हम अपने यूरोपियंस में ले जाकर उसको अब सप्लाई करके उससे हम ग्रेट प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उसने बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस जो केरल के रास्ते से वो ले जाता था होते हुए अपने यूरोपियन ट्रेडर्स को सप्लाई करता था, जिससे उसको पूरी तरह से ट्रैवलिंग हिस्ट्री पता चली। कहा जाता है वास्को डिगामा जिसने भारत की खोज की थी। ठीक है, यानी भारत से आने वाले रूट की खोज की थी। ठीक, आगे दिया है, आगे दिया वन ग्रुप ऑफ पीपल वेर बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वेर द राजपूत, इनमें से एक था राजपूत। ठीक है, राजपूत का मतलब राजा का पुत्र, यानी एक ऐसा पुत्र जो रूलर का हो।
शासक का हो, ठीक है। दूसरा दिया है, बहुत सारे ऐसे थे जिसका नाम था, अदर ग्रुप भी थे, मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अवम थे, और भी बहुत सारे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग रीजन में, यानी रीजन में जैसे हमने मैप में देखा, चौहान, तोमर, सोलंकीज, राजपूत, होशियार, ठीक है, चोलास, पांड्या, पल्लव, चंडेला, ये सारे अलग अलग एरिया में डिवाइड थे, अपने अपने किंगडम थे। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग क्या देखा, एंशियंट हिस्ट्री में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे किंगडम नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ बटे हुए थे जनपद में और महाजनपद में, और उस पूरे महाजनपद का एक ही राजा होता था, या तो कोई सेंटर में बैठा प्रधानमंत्री। फॉर एग्जांपल में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में पूरा सेंटर भारत था और एक ही राज्य था, पूरा सेंटर था, ठीक है। अलग अलग डिवाइड से किंगडम नहीं थे, लेकिन 17th सेंचुरी आते आते इसमें चेंजिंग होना स्टार्ट हो गया। आगे दिया दूसरा पॉइंट इसमें दिया है, इसमें कह रहा है कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर लोग बढ़ते चले गए, जैसे जनसंख्या बढ़ी, उसके बाद से पता चला कि शायद लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया। जैसे कुछ लोग थे जो जिन्होंने जंगलों को काट कर खेती करना स्टार्ट किया, उन्हें क्या बोला गया कि ये पिजेंट है। पिजेंट का मतलब किसान है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग वर्क करने शुरू किए। कुछ ऐसे लोग भी बचे जिन्होंने रूल किया, शासन किया, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग एक्टिविटीज़ होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंटिएट, सोसाइटी पूरी तरह से अलग हो चुकी थी, जो हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था, यानी 6 क्लास में पढ़ा था, उससे कहीं अलग हो चुकी थी सोसाइटी, ठीक है। जाति और सब कॉस्ट में बटे थे। पहला नंबर था जाति, ये जाति कई सब कॉस्ट में बट गए थे, ठीक है। यानी कोई क्षत्रिय कहलाता था, कोई ब्राह्मण कहलाता था, ऐसे अलग अलग सब कॉस्ट में जातियाँ बन गई। जो पॉटर होता था उसकी अलग होती थी, जो एग्रीकल्चर करता था उसकी अलग होती थी, जो अलग वर्क करता था उसके अकॉर्डिंग उसको समाज में जाति प्रथा में बांटा जाता था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऐसे अकॉर्डिंग धर्म के आधार पर उसको जाति में डिवाइड किया, ऐसा नहीं था, उसको बैकग्राउंड के हिसाब से। बैकग्राउंड का मतलब कि कैसे उसके बैकग्राउंड है, यानी उसके कैसे वर्क हैं, कैसे उसकी सोसाइटी में समाज में उसकी शो करता है, उस चीज़ को दिखाता है कि कैसे वो रहता है, तो उसके आधार पर उसको सब कास्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी उसको जाति में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट पेज को, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।